अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन का, उस टॉपिक का नाम है सिंपल पेंडुलम। अब पहले हमने जो है मास अटैच टू द स्प्रिंग किया था और उसमें हमने देखा था कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो करैक्टरिस्टिक हैं वो उसके अंदर थे। उसके जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड उसकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब हम यही देखते हैं, सब कुछ हम अप्लाई करते हैं ऑन द सिंपल पेंडुलम और हम देखते हैं कि क्या सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो भी क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले करैक्टरिस्टिक उसके अंदर हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए हमने एक हैवी मास लिया स्मॉल m और उसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया, बहुत लाइट सा स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है। उसकी एक एंड जो है वो फिक्स है और एक एंड के साथ आपने एक मास को अटैच कर लिया। बिल्कुल वही सब कुछ है जैसे हमने पहले किया था। आपने मेन पोजीशन से जो है वो डिस्प्लेस करना है। मास अटैच टू स्प्रिंग में भी यही था कि हमने ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पे वो रेस्ट पे था वहाँ से उससे डिस्प्लेस किया था, एक दूसरी पॉइंट तक हम उसे लेके गए थे। लाइकवाइज यहाँ पे भी आपने यही करना है कि आपने पेंडुलम को मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करना है और फिर उसे छोड़ देना है। जब उसको आप छोड़ेंगे तो वो टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे अपनी मेन पोजीशन के गिर्द मूव करना शुरू हो जाएगा। जैसे वहाँ पे हमने मेन पोजीशन को ओ कहा था, यहाँ पे भी हमने मेन पोजीशन को ओ कहा है। एक्सट्रीम पोजीशन जिस तक हम इसे लेके गए उसको हमने ए कह दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो बॉब है जो हमारा बेसिकली जो मास ग्रीन कलर का जो इस पिक्चर में शो किया गया है, जो कि एक स्ट्रिंग के साथ जिसकी लेंथ एल है उसके साथ अटैच है, उस बॉब का मास हमने m लिया है। और उस पर अब क्योंकि पहले हमारे पास जो मास अटैच टू स्प्रिंग था उसमें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस थी जिसके ऊपर जो है वो आपने मास स्प्रिंग सिस्टम को रखा हुआ था। तो वहाँ पे ये था कि जब आप एक सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मास स्प्रिंग सिस्टम को आपने रखा था तो वहाँ पे जो मास था उसके ऊपर जो फोर्स डाउनवर्ड ग्रेविटी की वजह से लग रही थी उसके इक्वल एंड ऑपोजिट उस सरफेस की रिएक्शन फोर्स लग रही थी, जिसकी वजह से नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में ज़ीरो थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्योंकि हवा में है आपका जो बॉब है वो किसी जो है वो मतलब सरफेस पे नहीं रखा हुआ जहाँ से कोई रिएक्शन फोर्स आए। यहाँ पे जो उसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। हाँ, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था वेट बेशक उसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, फोर्स उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, लेकिन स्टिल वो सस्पेंडेड ही था बिकॉज जो टेंशन इन स्ट्रिंग है वो अपवर्ड डायरेक्शन में थी। वो उसको बैलेंस कर रही थी, वेट की वजह से जो फोर्स है उसको बैलेंस कर रही थी और वो इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे था। ठीक है, मतलब जितनी वेट था उतनी ही टेंशन थी। अब जब आपने उसे मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया अब भी वेट उतना ही है, अब भी वेट उसी तरह डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है। फोर्स जो है वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रही है। लेकिन इस वक्त अब इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर जो टेंशन इन अ स्ट्रिंग है वो बेसिकली आपके पास एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है वेट की वजह से जो फोर्स है उसके। लेट मी ड्रॉ इट। जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो अपवर्ड है। तो ये एक दूसरे को बिल्कुल एग्जैक्टली बैलेंस आउट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आपने इसको डिस्प्लेस किया फ्रॉम द मेन पोजीशन और वो इधर आया तो अब वेट तो स्टिल डाउनवर्ड ही है, लेकिन टेंशन जो स्ट्रिंग के अलोंग है अब वो इस तरह से है, वो एग्जैक्टली इस वेट के ऑपोजिट नहीं है बल्कि कोई सर्टेन एंगल बना रही है। ठीक है, तो अब वो एंगल कितना होगा अगर आप देखें तो बेसिकली आपका जितना ये एंगल है उतना ही होगा। ये आप कैसे, मैंने आपको कहा ये वही ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले लेक्चर में लगाया था। देखें, ये आपके पास थी इक्विलिब्रियम पोजीशन और ये जहाँ पे आप उसे डिस्प्लेस करके लाए हैं, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल है थीटा। अब यहाँ पे जो बॉब का ऊपर वेट की वजह से फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन हमने कहा स्ट्रिंग के लॉन्ग ये है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से अगर हम लोग एक सीधी लाइन अपवर्ड ड्रॉ करें तो मैंने कहा कि इस और इस लाइन और इस लाइन और इस लाइन के दरमियान में, अगर मैं आपको शो कर, इन दो लाइंस के दरमियान में जो एंगल है वो भी थीटा ही है। तो वो मैं किस तरीके से जस्टिफाई करूँगी कि इन दोनों लाइंस के दरमियान में। तो बेसिकली अगर आप इस फिगर को केयरफुली देखें तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये फ्रॉम द लॉ ऑफ ज्योमेट्री, अगर दो लाइन्स हैं पैरेलल उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ जो एंगल बनता है वही एंगल यहाँ बनता है।
ठीक है। तो ये बात तो आपको पता है। तो अगर यही चीज़ मैं इधर अप्लाई करूँ तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये मैंने डिस्प्लेस किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गई, ये आपका बॉब है, इसमें का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अब स्ट्रिंग के अलॉन्ग यहाँ पे है। तो यहाँ से अगर एक लाइन में अपवर्ड ड्रॉ करती हूँ तो वो लाइन जो है ये एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो इसके और स्ट्रिंग के दरमियान में एंगल थीटा होगा, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, और इनको अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो ये एंगल और ये एंगल जो है वो बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास बेसिकली जो ये है, आपके पास ये बॉब है जिसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दिस इज़ द टेंशन। तो ये वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये टेंशन है। तो अगर मैं इसको रिज़ॉल्व करना चाहूँ तो बेसिकली मेरे पास ये किस तरीके से रिज़ॉल्व हो जाएगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी टी कॉज ऑफ थीटा, थीटा के साथ वाली टी कॉज ऑफ थीटा, और थीटा के ऑपोजिट वाली बन जाएगी टी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो वेट जो है इस केस में वो ऑपोजिट आ रहा है टी कॉस थीटा के, या टी कॉस थीटा ऑपोजिट आ रहा है वेट के, जब आपने बॉब को लेके गए एक एक्सट्रीम पोजीशन ए तक। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी है इसको रिज़ॉल्व करने का, जो आपकी बुक वालों ने किया हुआ है। बुक वालों ने इस तरीके से रिज़ॉल्व किया है कि क्योंकि मैंने तो इस तरह से किया था ना कि आपका ये बॉब है, ये टेंशन है, मैंने अपने एक्स एंड वाई इसी तरह रखे थे। मैंने इस हॉरिजेंटल लाइन को एक्स कहा था, वर्टिकल लाइन को मैंने वाई कहा था। तो उसकी रिस्पेक्ट से मैंने इस तरीके से इनको कर लिया। तो ये वर्टिकल लाइन जो है मैंने कहा ये टी का वाई कंपोनेंट है, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये टी का एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे आपकी बुक में किया हुआ है कि इन्होंने क्या किया है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही रोटेट कर दिया है। ये भी एक वे होता है वेक्टर्स को रिजॉल्व करने का, कि आप क्या करते हैं कि आप बजाय ये इस तरह के कोऑर्डिनेट्स लें, ठीक है, आप इनको थोड़ा सा रोटेट कर दें। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब आपके पास टेंशन जो है इन अ स्ट्रिंग इस तरह है, तो आप इस तरह से अपने कोऑर्डिनेट्स डिफ़ाइन कर दें, ठीक है। तो इसको आप x ले लें, इससे y ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनलेस के आपके पास जो है वो x एंड y कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपके पास जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे। तो ये ऐसा नहीं होता कि आप ज़रूरी आप हमेशा जो है वो x को ऐसे ही लें और y को ऐसे ही लें। इट्स ओके, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और रोटेट आप इस लिहाज से कर देते हैं कि जैसे लेट्स सपोज अगर आपने t को मतलब रिज़ॉल्व करना है तो आप इस हिसाब से कोऑर्डिनेट रखेंगे। अगर आपने वेट विच इज़ इक्वल टू दी mg है, अगर आपने उसको रिज़ॉल्व करना है तो कैसे रखेंगे। जैसे मैंने पिछले केस में मैंने टी को रिज़ॉल्व किया ना, तो उसमें मैंने एक्सेस जो है वो ऐसे ही रखे थे नॉर्मल, जैसे आपके पास हॉरिजेंटल जो है वो एक्स एक्सेस होता है, वर्टिकल वाई। तो जैसे आपकी इस फिगर के उन्होंने वेट को रिज़ॉल्व किया हुआ है, तो वेट को रिज़ॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर अब देखें जिस टी को उन्होंने फ़िक्स रखना था और वेट को रिज़ॉल्व करना था। पिछले केस में हमने वेट को फ़िक्स रखा था, टी को रिज़ॉल्व किया था। तो अगर हमने टी को फ़िक्स रख के वेट को रिज़ॉल्व करना है तो हम कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से रखेंगे कि हमारे पास उसका एक एक्सेस जो है वो टी के अलॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपकी बुक में इन्होंने इस तरह से इसको रखा है कि जो वाई है वो टी के अलॉन्ग हो गया है और एक्स उसके परपेंडिकुलर हो गया है। तो अब वेट यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने की कोशिश करूँ तो मेरा जो कोऑर्डिनेट है वो ऐसे बन रहा है, मतलब जो आपने फ़िक्स रखना है ना उसके अलॉन्ग आप एक एक्सेस ड्रॉ कर लें और दूसरा एक्सेस जो है वो पहले एक्सेस के परपेंडिकुलर कर लें। तो ये हमारा जो है वाई है, ये एक्स है, और आपका जो वेट है वो कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक्स प्राइम हो गया, ये वाई प्राइम हो गया, और ये आपका वेट एम जी हो गया। अब आपने देखना है कि आपका वेट जो है वो क्या एंगल बना रहा है। तो इसके ऊपर भी आपके पास ज्योमेट्री का रूल लगेगा कि जैसे आपके पास दो लाइंस है, ठीक है, तो अगर उन लाइंस को एक तो हम लोग ये वाले एंगल्स कहते हैं ना, एक हम ये वाले एंगल्स कहते हैं जिन्हें हम आई थिंक ऑल्टरनेट एंगल या कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स में से कोई एक इसका नाम होता है, ठीक है। ये दो एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो उस लिहाज से मैं देखूँ तो फ्रॉम द फिगर मेरे पास ये एंगल थीटा और ये वाला एंगल ये वाला बनता है ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उस लिहाज से मेरे पास मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं दिस, ये मेरा है वेट, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल मेरा बन रहा थीटा, और जब मैं इसको रिज़ॉल्व करूँगी तो एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था,
तो ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट हो गया, ये एक्स एक्सिस कंपोनेंट हो गया। थीटा के ऑपोजिट है तो ये वेट था, तो ये हो गया डब्ल्यू, थीटा के ऑपोजिट है तो डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा, और ये थीटा के साथ है तो दैट वुड भी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास तो जो वेट है वो रिजॉल्व होकर आपको जो दो कंपोनेंट्स देगा वो आपके पास हो जाएगी डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा, डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से आप इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। मकसद हमारा ये है कि हमने वो कंपोनेंट फाइंड करना है जो वेट और टेंशन के वो कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। पहले वाले केस में जब हमने रिजॉल्व किया था तो हमारे पास आया था वेट बराबर आया था टी कॉज ऑफ थीटा के, ऐसा ही था। और अगर मैं अब यहाँ पे देखूँ इस वाले केस में हमारे पास आया है, जब मैंने इसको रिजॉल्व किया है तो मेरे पास आया है कौन सा कंपोनेंट जो है बेसिकली वो बैलेंस कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स जो बैलेंस कर रहे हैं वो कैसे हैं, देखिए ये टेंशन है, ये वेट है जिसको मैंने रिजॉल्व किया, उसका एक ये कंपोनेंट बना डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा और एक ये कंपोनेंट बना डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा। तो टेंशन और वेट का कंपोनेंट डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा एक दूसरे को यहाँ पे बैलेंस आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस आउट करें मींस हमारे पास टी जो है वो डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा के बराबर है और डब्ल्यू हमारे पास बराबर है एम जी के, तो टी हमारे पास बराबर हो गया एम जी कॉज ऑफ थीटा के। अगर चीज़ जो है वो समझ ना आए तो आप इसको दोबारा से रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पीछे जाके देख सकते हैं, वीडियो का यही फ़ायदा होता है। ठीक है, अच्छा ये टी जो है वो एम जी कॉज ऑफ थीटा हो गया। अच्छा, अब जो चीज़ यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि जब हमने वेट को रिजॉल्व किया इनटू इट्स कंपोनेंट तो वेट का एक कंपोनेंट जो कि डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा था वो टेंशन से बैलेंस हो गया। तो जो कंपोनेंट्स आपस में बैलेंस आउट हो गए उन्होंने एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब है उस डायरेक्शन में अब नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है। जब उस डायरेक्शन में नेट फोर्स ज़ीरो है तो इस मीन उस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रही। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में जो डब्ल्यू का कंपोनेंट था डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा और जो टेंशन थी उन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लिया, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। और आप देखते भी हैं कि जब आप बॉब जो कि पेंडुलम के साथ अटैच, जो पेंडुलम है बेसिकली स्ट्रिंग के साथ जो बॉब अटैच है, तो जब आप उसको डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम द मेन पोजीशन तो वो अपने स्ट्रिंग के अलॉन्ग तो मूव नहीं करता, वो तो इस तरह से मूव करता है। ठीक है, तो वो जो इस तरह से मूव करता है वो किस वजह से करता है, बिकॉज अगर आप देखें तो जब मैंने वेट को रिजॉल्व किया तो टेंशन और वेट का कॉज ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन एक वेट का कंपोनेंट विच इज़ डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा जिसकी डायरेक्शन इस तरह बन रही थी वो किसी से कैंसिल आउट नहीं हुआ, वो बैलेंस आउट नहीं हुआ। तो एक्चुअली ये वाला वो कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास बॉब को अपनी मेन पोजीशन की तरफ लाने के लिए, कि जब आपने उसको डिस्प्लेस किया फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है, तो अब जब आप ये जो कंपोनेंट है डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा ये क्या करेगा, इसको वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ लाएगा। तो एक्चुअली इस केस में जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्विवेलेंट होगी डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा के, और हमें पता है कि जो अप्लाइड फोर्स होती है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती है टू दी रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स इस केस में क्या है, हमारे पास एम जी साइन ऑफ थीटा, और नेगेटिव डायरेक्शन हम एक लगा लेते हैं और उसका रीज़न यही होता है क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे थे तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जा रहे थे, तो नॉर्मली हमारे पास उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या है कि एक नेगेटिव साइन आ जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से भी। तो आपने जो बॉब था जिसका मास m था और वेट w था उसको डिस्प्लेस किया फ्रॉम द मेन पोजीशन o टुवर्ड्स द a, तो w जो है जो उसका वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। पेंडुलम की लेंथ l है और आपके पास जो है अगर हम लेंथ में जो होता है ना इंक्लूड, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि आपके पास अगर ये जैसे ये लेंथ है तो ये बॉब है, तो बॉब का जो रेडियस होता है ना वो भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब बॉब के सेंटर से लेके यहाँ तक हम ये टोटल डिस्टेंस L में ले लेते हैं जिसके अंदर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब भी इंक्लूड होता है। तो T जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, तो
W को हमने रिजॉल्व किया इनटू कंपोनेंट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि W का एक कंपोनेंट mg कॉज ऑफ थीटा जो था वो हमारे पास बैलेंस हो रहा है विद द टेंशन, और अप्लाइड फोर्स जो होती है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती है टू द रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब जितनी आपने फोर्स लगाई है उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट ही उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्चुअली mg साइन ऑफ थीटा है। तो उसकी एक तो डायरेक्शन टूवर्ड द मेन पोजीशन है, और एक्चुअल आप जो उसे डिस्प्लेस कर रहे हैं वो अवे कर रहे हैं, लेकिन जनरली इसमें जो नेगेटिव साइन आता है वो अगेंस्ट, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे थे अगेंस्ट दी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो उस वजह से आपके पास एक माइनस साइन आता है। तो एफ़ जो है वो एम ए के बराबर है, और यहाँ पे माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा था, एम एम से कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस जी साइन ऑफ थीटा। अब इसमें आपने एक अजम्पशन की, और अजम्पशन हमने ये की कि हमने जो डिस्प्लेस किया है ना उसे मेन पोजीशन से बॉब को, वो हमने बहुत थोड़ा डिस्प्लेस किया। तो मतलब ये जो एंगल हमारे पास बना है ना डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ये बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। तो एंगल बहुत बड़ा नहीं है, तो हमारे पास साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की ये प्रॉपर्टी है कि जब किसी स्मॉलर एंगल थीटा के लिए आप उसका साइन कैलकुलेट करते हैं, साइन की अगर थीटा काफ़ी स्मॉल हो, क्लोज टू ज़ीरो हो, तो अगर उसके लिए आप साइन की वैल्यू लेते हैं तो वह अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर ही आ जाती है। आप कोई बहुत छोटा नंबर लेके उसका साइन लेके देखेंगे तो आप जिस नंबर का साइन ले रहे हैं साइन की भी वही वैल्यू आएगी जो वो नंबर है, मतलब उसके बहुत क्लोज आएगी। तो साइन थीटा ना फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वलेंट ही होता है। तो ये वाली हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने जो रिलेशन डिराइव किया वो a इज़ इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा था। तो फॉर स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और फिर साइन थीटा की जगह आपने क्या किया जो है वो सिंपल थीटा पुट कर दिया, ठीक है। फिर फ्रॉम द फिगर, अगर हम फिगर देखें ओके, अगर हम फिगर देखें तो हमारे पास फिगर में जो हमारे पास ये फिगर बन रही है, अगर हम इसमें से साइन थीटा को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो फ्रॉम दैट फिगर अगर हम इसको थोड़ा सा यूं कर दें तो ये एंगल थीटा है। तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर तो है वो बेसिकली आपके पास क्या है ये वाला, और हाइपोटेन्यूज आपके पास ये है विच इज़ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट को हम x ले लें तो थीटा अगर हम बहुत स्मॉल ले लें, ओ जो है और ए के दरमियान में बहुत डिस्टेंस नहीं है, मतलब आपने पार्टिकल को बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं किया हुआ, तो वो ये जो आपके पास एक आर्क सी बन रही है ओ टू ए, अगर ये और एक दूसरे के बहुत क्लोज हों तो ये आर्क ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन के इक्विवेलेंट ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने ये कह दिया कि ये एक ट्रायंगल ही बना रही है, जैसे ट्रायंगल्स की तीनों साइड सीधी ही होती हैं, मतलब उसमें कोई आर्क कर्व नहीं होता। इस तरह से यहाँ पे एक कर्व नहीं है बिकॉज हमने इस डिस्टेंस को और ए के दरमियान में डिस्टेंस को काफ़ी स्मॉल लिया है, और एंगल भी ये वाला ऑब्वियसली काफ़ी स्मॉल है। तो ये दो पॉइंट्स जब इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन से ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ट्रायंगल ए ओ सी अगर आप देखें जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो बेसिकली वो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास किस तरीके से बन रही है कि आपके पास ओ के ऊपर जो है बेसिकली यहाँ पे 90 डिग्री का आपने कह दिया कि एक सीधी लाइन बन रही है, तो ओ के ऊपर यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो ये ट्रायंगल बनेगी ओ ए सी, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ एल, दिस इज़ थीटा। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा आपके पास बराबर हो गया x बाई एल के, और अब साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि थीटा बराबर है x ओवर एल के। तो यहाँ पे आप इस तरह से करें कि a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा आपने लिया ना, ठीक है। तो a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, तो थीटा की जगह आप ले लें x बाय एल, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, अब जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है विच इज़ कांस्टेंट, एल जो है वो लेंथ है वो भी कांस्टेंट है, तो ए किसके प्रोपोर्शनल आ गई माइनस एक्स के। तो यही तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का कैरेक्टरिस्टिक था कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और उसकी डायरेक्शन है ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, और उस नेगेटिव साइन आपके पास आ रहा होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ हमने कंक्लूड की कि जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है उसकी मोशन भी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में के लिए हमने ये देखा था कि ए की वैल्यू बराबर होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो अगर हम उन चीज़ों को रिलेट करें तो पेंडुलम में हमारे पास आ रहा है माइनस जी बाय एल एक्स के बराबर। तो इट्स मीन के पेंडुलम के केस में आपके पास ओमेगा स्क्वायर जो है
वो बराबर आ रहा है g/l के, और अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ g/l। ठीक है, और हमने टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम हमने देखा था इन टर्म ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो 2π/ओमेगा है, और ओमेगा जो है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ g/l। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास t किसके बराबर आ जाएगा, 2π स्क्वायर रूट ऑफ l/g। ठीक है, ये रिलेशन आप पहले भी देख चुके हैं, यहाँ हमने ड्राइव भी कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम आया, जो कि लेंथ पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन हमें ये करती है कि जितना पेंडुलम लंबा होगा, लॉन्गर होगा, उतना ही ज़्यादा उसका टाइम पीरियड होगा, और वो मास ऑफ द बॉब के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। क्विज़ है आपका।